नमस्कार फोगाट साहब। नमस्कार, क्या हाल है धर्मेंद्र? बहुत बढ़िया जी, आपका बहुत नाम सुना है मैंने। कहते हैं कि आप है ना कलरकों के भीष्म पितामह हो। एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट भी कलर की हुई थी, इसलिए अच्छा। आई लव दम वेरी मच। ये रीज़न है उसका। और आपको क्या बताऊं मैं, जो स्टार्टिंग थी मेरी जी। वहीं से शुरू होते हैं हम। हम्म। जब मैं स्टूडेंट था, छठी सातवीं क्लास का, आप ही बताऊँगा मैं, तो मेरे ताऊ शेर सिंह होते थे। सबसे 5 भाई हैं मेरे फादर, तो सबसे बड़े थे शेर सिंह, अच्छा। सज्जन पुरुष। और एक सरप्राइजिंग मैटर था उनका कि एक दिन वो स्कूल नहीं गए और रामायण का इतना अच्छा पाठन करते थे ना, गजब का। हम्म। तो एक दिन खेल रहे थे यूँ ही, तो उसने उनके पास ही बैठ गया, मैं जाके, माताओ जी सुनाओ, बातें करने लग गए। हम्म। तो उन्होंने एक क्या बताऊँ बात बताई मेरे को। हम्म। क्या कहा कि बेटे जी ध्यान से सुन लो कि हमारे परिवार में नू आय की कमाई फाबेगी, ओपरी कमाई नहीं फाबेगी। मेरी बात समझ में नहीं आई कि क्या नू आई कमाई, क्या ऊपरी कमाई, क्योंकि आई वॉज ए चाइल्ड एट दैट टाइम। लेकिन वो चीज़ मेरे को ध्यान में रही। और ताऊ जी ने एक चीज़ और कही इसके साथ साथ कि बेटे किसी का जितना भला कर सकते हो ना भला करो, बुरा करने की किसी की सोच भी लिया ना तो हानि अपनी होगी। हानि वर्ड यूज़ किया था मेरे ताऊ जी। किसी का जितना भला कर सकते हो भला कीजिए जी। और किसी का बुरा सोच भी लिया तो हानि अपनी होगी। ये 2 बातें ताऊ जी की मैंने गांठ बांध आज भी याद है। और उसका याद नहीं है, अनुसरण भी किया है, पालन भी किया है थ्रू आउट लाइफ। और एक पता नहीं चीज़ें अपने आप आ रही हैं स्पॉन्टेनियसली कि ऊपर वाले ने, आई एम एन एथिस्ट, गॉड पे विश्वास नहीं करता मैं, लेकिन एक जो सुपर पावर है, दाई अलमाइटी कह लो आप उसको, सर्वशक्तिमान कह लो, तो एक है शक्ति जिसने मेरे को कभी भी परेशान नहीं होने दिया। 20 लाख की ज़रूरत आई, उसका सोर्स अपने आप। ज़रूरत आ रही है मेरे को, ज़रूरत पड़ी है अप्रैल में, बेटे का विशाल का एडमिशन था, अप्रैल में उसको जाना था न्यूयॉर्क स्टडी के लिए, एमटेक करनी थी यूएस से। तो स्कूल उनके यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे को मैसेज दे दिया कि भाई 60 लाख आपके बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए, इसका प्रूफ दो। मैंने अपनी भारत कॉलोनी के मकान का 350 गज का मकान था, 3 स्टोरी, उसकी रजिस्ट्री लेकर के बैंक में गया, स्टेट बैंक में, और 60 लाख का सेलिंग करवा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक वाला माजिद मैं एक पैसा नहीं लूँगा, जो यूनिवर्सिटी को पेमेंट करनी है वो आपने करनी, जितना लूँगा। 60 लिमिट कर दी मैक्सिमम में। इट वॉज एक्सरसाइज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 21 नहीं नवंबर की बात। नवंबर में मैंने मॉर्टगेज कर दिया घर, 60 लाख की लोन की लिमिट करवा दी SBI की। क्या होता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में कॉल आई होडल, पलवल, रेवाड़ी, हैं, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कि सर कोरोना के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, सब कोचिंग बंद हो गई, आप प्लीज़ ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन। और एट दैट टाइम आई वॉज सर्विंग इन सुपवा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के अंदर एज डिप्टी रजिस्ट्रार अकाउंट्स। अच्छा। तो वहाँ सीमा मैडम थी, बहुत अच्छी मैडम, IT की। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, माँ मैडम कैसे यूँ मेरे को क्लास लेता हूँ मैं, अब तो ऑफलाइन लेता था पहले तो। कलरकों को SO की पढ़ाई कराते हो? अब SO की पढ़ाई की सुन लो। ये बात है 96 की। PGI में मेरी पोस्टिंग थी एज सेक्शन ऑफिसर। तो मेरे पास 2 कलर थे, एक तो बलवान दहिया और एक उग्रसेन परमार, और भी बहुत सारे थे। तो ये 2 हम, और एक था खत्री, 3, और एक मैं 4। हम चारों लंच टाइम में बैठे हुए बातें कर रहे, जो सिंपल नहीं, जो आम व्यवहार की बातें होती है, ऑफिस की बातें होती हैं।
तो मेरे को एक चीज़ खटक गई, उसके जो उग्रसेन था उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, बजट सेक्शन में काम करता था वो। तो मैंने कहा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो कलर की पोस्ट के ऊपर, यू कैन डू बेटर, और एसएस कर सकते हो तुम, स्टेट अकाउंट सर्विसेज पास करोगे सीधा क्लर्क से सेक्शन ऑफिसर। उस टाइम पर सेक्शन ऑफिसर का स्केल होता था 6510 500 6599 और कलर का 950 1500 का, कितना फर्क है। तो ने बोला ठीक है जी मैं मान जाता हूँ, एक बात कर लूँगा। साथ में बैठा था बलवान दैया, वो बोला सर जी मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। मैं भाई ने बोला मैं भी ग्रेजुएट हुआ, आप ग्रेजुएट कंडीशन है इसके लिए, स्टेट अकाउंट सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो बोला जो मैं भी ग्रेजुएट हूँ। तो क्या हुआ कि वो जो एक बंदा और बैठा था उनका सीनियर, ही वाज असिस्टेंट, दे वर क्लर्क्स। वो बोला अजित जय यो बलवान एस कर लेता, मैं मूछ कटा लूँ। अच्छा, ये बात मेरे को पिंच कर, क्योंकि जब मैं यार ऑफिस में था तो मेरे जो सीनियर थे दादा इंद्रनाथ, मेरे को याद है आज भी, राम कुमार हुड्डा कलोई के थे, वो अकाउंटेंट थे, उन्होंने मेरे को यही चीज़ें कही थी। मैं इंस्पेक्टर मार्केटिंग में पोस्टिंग थी और वहाँ आकर के मैं पे बिल बनाने लग गया था। 3-4 साल की सर्विस में आई स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स, टीए बिल, ये सारा अकाउंट्स का काम। तो उन्होंने बोला नरेंद्र तेरी हैंडराइटिंग बड़ी है, तू एससीएस कर ले। माँ जी एससीएस क्या होती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बोला सीधा सेक्शन ऑफिसर लग जाओगे। तो बोला मैं भी ट्रेनिंग लेके आया था, अच्छा। मैं तो कर नहीं पाया, आप कर सकते हो, मेरे पास बुक्स हैं सारी। तो दादा इंद्रनाथ ने, पंडित जी थे वो जी, कैंपों में रहते हैं, रहा करते हैं, अच्छा, ऊपर वाले को यार होंगे। तो उन्होंने जितने बुक्स थे वो मेरे को दे दी। अच्छा, आई स्टार्टेड स्टडिंग देम। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो एमए इंग्लिश की थी ना, वो मेरे को बड़ा कंफर्टेबल महसूस, काम आई। वो एक दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ा कुछ भी, एक बार स्टडी किया समझ में आ गया। तो मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर। उस टाइम पर वीरेंद्र मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड थे, उन्होंने बुक्स दे दी मेरे को। आई रिक्वेस्टेड देम, माँ जी को गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस हों ताकि मैं पढ़ लूँ। तो वो उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 ही थी कंसोलिडेटेड, वो मेरे को ला के दे दी। ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस की मैं एक एक पेज दो वो इतना मज़ा आ गया मेरे को उसको पढ़ने में। आई एन्जॉयड स्टडिंग। तो वो इतनी मोटी हैं, 400 पेज की, 2 बार स्टडी किया हमने। उसमें क्या था, चीफ सेक्रेटरी की जितने मैटर, कितने लेटर इशू होते हैं सारे उसमें कंसोलिडेटेड। एफडी की कंसोलिडेटेड आई, अभी आई हैं ये तो 2000 मेरे ख्याल 19 के आसपास एफडी ने निकाली है। तो ये थी स्टार्टिंग। तो मेरे को वो अखर है वो चीज़ कि ये क्या कह रहा है, मूछ कटा लूँगा, मूछ कटा लूँगा। मैं भाई एक काम कर बलवान अरुगर सेन, यू प्लीज़ कम टू मैं स्टडी दूंगा, मैं कोचिंग दूंगा। तो उग्रसेन परमार और बलवान दैया वर माई फर्स्ट स्टूडेंट, जिनकी बना 96 में जगदीश कॉलोनी में मेरा घर था, पीजीआई के बिल्कुल साथ 20 में कैंप पढ़ते थे। वो आ जाते, साइकिल पर जाया करते हैं उन दिनों में। एक और बता रहा हूँ, मैं भी साइकिल पे जाया करता, वो भी साइकिल पे आया करते, स्कूटर नहीं थे तो पढ़ने लगे आप पे। हाँ, तो आई स्टार्टेड कोचिंग देम। जितनी मेरे पास बुक्स थी, ये बुक्स लो। एक और, अब तो अग्रवाल जी ने हिसाब बहुत हेल्पफुल कर दिया है कि हमारे सिलेबस की ऑल बुक्स आर देयर। अच्छा, अब नेट पे भी आ गई, क्योंकि वो जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। तो एफडी ने वो डाल दिया ऑनलाइन, ऑल टेक्स्ट जितने भी गवर्नमेंट की सारी, वो सारी मैंने डाउनलोड करके फोल्डर बना रखे हैं। अच्छा, उनका प्रिंट आउट ले लिया, अब लिया वो।
लेकिन उन दिनों के अंदर कुछ भी नहीं था, कहीं से कोई बुक नहीं मिलती थी। PFR, TA रूल्स ये हमें अरेंज करने पड़े कहीं कहीं से, सारी बुक्स। तो वो उनको मैंने दे दी, अरे इस बात पे दे दी वो पास करते ही और मेरी वापस दे देना। और वो लगन लगा लो या हमारी इंटेंशंस लगा लीजिए, बोथ ऑफ देम पास SS इन द फर्स्ट चांस। अच्छा, पहली बार में? पहली बार में रिकॉर्ड था ये। पार्ट 2 आ गया, उनको मैंने पार्ट 2 के चारों पेपर के 5 पेपर पार्ट 1 में होते हैं, SS पार्ट 1 में, और 4 पेपर होते हैं, ये 5 भी गिनवा दूँ। पहला पेपर होता है जिस तरह फर्स्ट 2 3 बोल जाओ, बुक इसका प्रेसिस ड्राफ्टिंग, सेकंड सिविल सर्विसेज रूल्स, तीसरा होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट, और एक होता है आपका PWD अकाउंट्स, और 5वां होता है प्रेसिस एंड ड्राफ्टिंग। ये 5 तो मैंने उनको पढ़ा दिए, पास हो गए। और पार्ट SS पार्ट 2 में होते हैं एडवांस अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेयर एक्ट्स और बजट 4 पेपर उसमें, वो चारों भी उनको पढ़ा दिए। तो उग्रसेन तो हो गया फर्स्ट चांस में पास। अच्छा, फर्स्ट चांस में पार्ट 1, फर्स्ट चांस में पार्ट 2। बलवान तो यहाँ ने सेकंड चांस में पास किया, पार्ट 2। पार्ट 2। तो फिर वो मूछ हैं, सुन लो। तो आई विजिटेड अगेन राजेंद्र के पास। महाराजेंद्र ये क्या हुआ है भाई, तो ज्वाइन कर गया सेक्शन ऑफिसर। ने बोला जी एक उन्हें तो एक ओढ़ की गई थी, ने बोला जी दोनों ओढ़ के कटवा लेंगे। वो मरते दम तक क्लीन शेव रहा है बेचारा। तो यूं स्टार्ट होता है। तो मेरा कहना यही है धर्मेंद्र जी कि हमें पॉजिटिव, बोले कि आप सोसाइटी को दो कुछ। आज के दिन हम देखने में आता है कि हम गायब हो गया है, मैं भी, हस्बैंड अलग, वाइफ की अलग, मैं, बच्चों की अलग, यंग हो गए हैं तो एक मैं रह गया। हम तो हमने जो टाइम देखा था वो देखा कलेक्टिव, साझा काम। और 2017 तक, 80 से 2017 तक सर्विस की हमने एक सिद्धांत को फॉलो किया कि आप किसी का, देखो बहुत तरह की पब्लिक डीलिंग के अंदर ज़रूरतें पड़ती हैं। कई बार अनऑथराइज्ड इंटेंशन लेके आ जाते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। उनको हिकारत मत करो, उनको समझाओ, उनका पेटा भरो। ये नहीं कि आप उसका काम कर पाओ या ना कर पाओ, बट अगले को सेटिस्फाई करके भेज दो। पूरी सर्विस के दौरान में ये हमारी ट्राई रही और हमने किया भी ये चीज़। होने का था, चाहे चीफ सेक्रेटरी नाटता हो, कोई भी नाटता हो, रूल अलाउड है, करना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली डॉक्टर विजेंद्र वो MO रिटायर हुए चरखीदारी से 1 जनवरी 24 को, 31/1/24 को, और उनका रिहाइश है यूपी के हैं, यूपी में रहते हैं। ठीक है, अभी दिखाता है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये डॉक्टर विजेंद्र, हाँ जी। तो कल आए थे वो, पहले आए जून में। क्या सरप्राइजिंग मैटर है ये आज की बता रहा हूँ। डॉक्टर विजेंद्र, मेडिकल ऑफिसर, रिटायर्ड ऑन 31/1/2024 फ्रॉम SMO इन द ऑफिस ऑफ, वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ SMO चरखीदारी। आज तक बंदे को ना तो पेंशन की पेमेंट हुई है, ना ही ग्रेच्युटी, ना ही कम्यूटेशन, ना ही लीव एनकरेजमेंट, इवन GPA फाइनल पेमेंट भी नहीं हुई। ऐसा क्यों? यही है उसका रीज़न। क्या है धर्मेंद्र जी, कि लोग रूल पढ़ते ही नहीं हैं। रूल कहते हैं 2 साल पहले जो रिटायर होगा एम्प्लॉय, उसकी लिस्ट बनाओगे आप, 2 साल पहले उसकी सर्विस बुक चेक करना, ये करना, सारा उसका रिलेवेंट रिकॉर्ड है, वो तैयारी शुरू कर दोगे। और साल जब रिटायरमेंट रह जाएगा उसको लेटर लिखोगे आप कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अंडरटेकिंग से डिक्लेरेशन हैं, ये साइन करके दीजिए। ये रूल में मेंशन है, फॉर्म्स आर देयर। अच्छा। और वो एम्प्लॉय अपने देगा, एंड यू विल प्रिपेयर द सेट्स, पेंशन पेपर,
उसके साइन उसने करके दे दिए, अब ऑफिस ने करने हैं। हमारे देखने में क्या रहा धर्मेंद्र जी कि रिटायरीज किसी भी डिपार्टमेंट के हों, गर्ग के वो छप रहे हैं पूरी बुकलेट, वो लाए परचेज किया और रोड वाइज उनके फिक्स हो रखे हैं, वो एजुकेशन का ये भरेगा, वो तैयार करता है, वो अपनी फीस लेते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। रीज़न क्या, क्यों क्यों करना पड़ रहा है ये? क्योंकि वो ऑफिस के जो क्लर्क हैं, जो असिस्टेंट है, जिनको वो तैयार करने थे, काम उनका था, रिटायरी खुद करवा रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, करना ही नहीं आता उनको। आज डॉक्टर विजेंद्र का आज भी फ़ोन आया कि वो कह रहे थे हमें पे फिक्स नहीं करनी यार, ये आपकी रिवाइज। वो सस्पेंड रह गए थे 21 से 24 तक। हाई कोर्ट में कोई केस चला था विजिलेंस में, और वो ऑनरेबली एक्विटेड हो गए। और हमारे रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि कोई एम्प्लॉई ऑनरेबली एक्विटेड हो जाता है ऑफ द चार्जेस, तो उसका जो सस्पेंशन पीरियड है वो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी पीरियड एंड ही विल बी एडमिसिबल फुल पे एंड अलाउंसेज फॉर सस्पेंशन, यानी कि उसको एरियर मिलेगा। सरप्राइजिंगली ये बात अपने ऑफिस की हम कर रहे थे, फील्ड की, अब चंडीगढ़ की सुन लो, सेक्रेटेरिएट की। ACS हेल्थ सर्विसेज क्या लिखते हैं कि इसको सिर्फ प्रिजम्पटिव पे का बेनिफिट दे दो, और ये जो सस्पेंशन पीरियड है इट विल बी काउंटेड ओनली फॉर पेंशन ओनली। रीजन क्या था कि ये दो तरह का होता है, एक आदमी के अगेंस्ट दो तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में यदि आदमी गिल्टी पाया गया, फाइनली आफ्टर इश्यू ऑफ चार्जशीट इशू किया, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया, इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी और तब आपने पनिशमेंट अवार्ड कर दी छोटी सी उसको। और ये देखा भाई इसका सस्पेंड भी रहा था ये 2 साल, इतना दोषी तो नहीं है, तो वो किसी यानी कि पनिशमेंट ही वाज फाउंड गिल्टी। लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो उसकी जो सस्पेंशन पीरियड है उसको पे के लिए या पेंशन के लिए या लीव के लिए किसी एक पर्पज़ के लिए काउंट करने के ऑर्डर कर सकता है। यानी कि ACS जून का लेटर है, ACS हेल्थ सर्विसेज चंडीगढ़ का, उनको पता ही नहीं है कि फाउंड गिल्टी के का रूल किस पे लगा दिया, ऑनरेबली एक्विटेड के। ये हाल है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन बना के दिया। जून में उसने पिछले महीने उसने पोस्ट कर दिया, अब उसका रिमाइंडर दिया है। आज उन्होंने कल रजिस्ट्री करवाई है, कल। और एक और मकदे रूल ना पढ़े इनके किताब रिप्रोड्यूस कर दिया, रूल 89 ऑफ जनरल रूल्स रिप्रोड्यूस्ड के एज गिवन बिलो, रिप्रोड्यूस बिलो। अब जा करके उनके पास, क्योंकि 1 2 3 4 ऑटोमेटिक है, रूल ये कह रहा है, कैन यू कॉन्ट्राडिक्ट इट, उसको नहीं डिनाई कर सकते। तो और अब क्या है हमारे रूल में पता है कि यदि पेंशनर को 3 महीने तक आपने कोई बेनिफिट नहीं पेमेंट नहीं किया, 3 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो तो विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये रूल है। रूल में एक और बता धर्मेंद्र कि ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स बने 2016 के, कितने हैं, 8-10 किताबें। तो इसकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का मैं मेंबर था, फील्ड से आई वॉज दी अलोन पर्सन। चंडीगढ़ हमारी मीटिंग होती थी, हम लोग सारा। तो इस दौरान में यानी कि 96 से मैंने कोचिंग शुरू की थी, लेकिन नौकरी में 80 से कर रहे थे। जो प्रॉब्लम्स आई हमें कि रूल ठीक होना चाहिए, लैंग्वेज बड़ी ख़राब होती थी, अंग्रेज़ों के टाइम की थी, यूं की कॉपी करते रहे, वो लैंग्वेज हमने ठीक की सारी। और जो चीज़ें होनी चाहिए थी क्लियरली वो इसी में मेंशन करवाई। तो ये जो इंटरेस्ट वाला है ये मेंशन नहीं था पहले।
अच्छा, पहले नहीं था। वॉल्यूम 2 में नहीं था ये, मगर डालो इसको कि 3 महीने के बाद रूल 49 है आई थिंक पेंशन रूल्स का, तो उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो ये चीज़ें, और एक चीफ सेक्रेटरी ने अब लेटर इशू किया कि यदि किसी ब्याज की गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करनी पड़ती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसकी भरपाई किससे की जाएगी? पर्सन ऑफिसर ऑफिशियल एट फॉल्ट, जिसकी लापरवाही से ये हुआ है। ब्याज की पेमेंट हुई। वाई फ्रॉम पब्लिक मनी? नो, आई अप्रिशिएट दिस लेटर ऑफ चीफ सेक्रेटरी, गजब का लेटर। नहीं तो पहले क्या था, गवर्नमेंट पेमेंट करती थी, 2049 से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, कहानी खत्म। कंसर्न अब ये सारी चीज़ें अब मेंशन करूंगा मैं, जब वो उसकी पे फिक्स हो जाएगी, पेंशन बेनिफिट रिलीज हो जाएंगे, इंटरेस्ट के ऊपर बात आएगी। इंटरेस्ट की भी हमें मिल गया, इंटरेस्ट कितना पता है, एरियर कितना है? उस डॉक्टर के जो टोटल अकोमोलेशंस बनेगी पेंशन बेनिफिट्स की, वो है 80 लाख के आसपास। उसका इंटरेस्ट फिर, और एरियर जो पीछे का है वो है 1 करोड़ 10 लाख का। इसका ब्याज कितना होगा? तो वो तो उजड़ जाएगा। लगाओ अंदाजा। इट इज ग्रेव लापरवाही है सरकार की, कंसर्न ऑफिसर्स की, इग्नोरेंस ऑफ रूल्स है। हमारे रूल्स के अंदर एक जगह स्पेशली मेंशन्ड है, एवरी एम्प्लॉय इज एंटिसिपेटेड टू बी वेल अवेयर अबाउट द टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोविजंस which regulate his services and accuse of relevant rules and नहीं, unawareness of relevant rules is no excuse कि मेरे को पता नहीं था जी ये रूल में ये कोई एक्सक्यूज नहीं है when you are charged for the negligence। तो ये जो सारे रूल हैं आपके, हाँ, ये जब सर्विस में कोई आता है बाबू, तो उसको पढ़ाए जाते हैं या नहीं पढ़ाए जाते? बात वही है, एक नेट के ऊपर जब डाल दिया वो सामाजिक सार्वजनिक हो गया, नेट आ गया। नंबर 2, हर ऑफिस के अंदर ये जो सर्विस रूल्स हैं इसकी एक सेट है, हर ऑफिस, हर स्कूल में। इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस देयर इज ए सेट ऑफ रूल्स। जिस तरह कैश बुक और ये हैं, इसी तरह रिकॉर्ड होता है बकायदा, लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, उसके पास एक चार्ज होता है ऑफिशियल के पास, और वो ऑफिशियल ट्रांसफर हो जाए तो उन बुक्स का चार्ज यूँ कहीं सौंप के जाता है। लेकिन नहीं, दीमक बुक्स है पड़ी, अलमारी में पड़ी हैं, दीमक खा गई, ये हो गया वो हो गया, डिस्ट्रॉय। तो ये चीज़ें धर्मेंद्र जब तक हम नहीं करेंगे। और क्या रूल बदलवाए आपने? हैं? और क्या रूल बदलवाए आपने सरकार के? बहुत ज़्यादा। एक था, याद आ गया, इंटरेस्टिंग बताओ। मैं बताता हूँ जो मैंने इनकॉर्पोरेट करवाया। एक तो यही इंटरेस्ट वाला, एक और ये 2 तरह की अपॉइंटमेंट होती हैं। एक तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एक होती है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, कि मैंने रहते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल बी पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा उस पर सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ से मैं जो रिज़ाइन दूंगा वो टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा, और मेरी पूरी, और वहाँ जाके ज्वाइन कर दूंगा, और पिछली सर्विस टूवर्ड्स पे, टूवर्ड्स लीव, हर पर्पज़ के लिए काउंट हो, टूवर्ड पेंशन। लेकिन मेरे सर्विस के दौरान में ऐसे केस आए थे कि एक एम्प्लॉय ने शुरू में ABC 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर दिया, व्हेन ही वाज नॉट इन सर्विस। पहले उसकी A पोस्ट की पोस्टिंग आ गई, ही ज्वाइंड दैट। 1.5 साल बाद B पोस्ट हायर की आ गई। जब वो रिजाइन सबमिट करेगा तो टेक्निकल नहीं मानेंगे, तो ना TPC अप्लाई ये नहीं करा क्या। फिर C की आ गई, TPC अप्लाई नहीं करा क्या, TPC में थ्रू प्रॉपर चैनल, पिछला बेनिफिट नहीं मिला, A का नहीं मिला, B का नहीं मिला, गई 5 साल की नौकरी। ये रूल नोट 71 का, रूल 71 का नोट डाला मैंने स्पेशली, कि यदि कोई एम्प्लॉय नौकरी में ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग से पहले अप्लाई करता है और वो बाद में
उस पोस्ट के ऊपर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसे वही बेनिफिट मिलेंगे जो कि थ्रू पोपर चैनल वाले सबको मिलते हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन वाले। ये आपने अमेंडमेंट करा दिया। ये डाला नए रूल में डाल रखा है, पता ही नहीं है लोगों को। और एक सरप्राइजिंग चीज दे दिया, मैंने बढ़ा दिया। कम से कम 20-25 केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं धर्मेंद्र जी, जिनको ये इसमें कवर होते थे, उनको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता था कि ये रूल में प्रोविजन है। फिर मैंने वो रूल कोट किया, रिप्रोड्यूस किया रिप्रेजेंटेशन में, तब उनकी पिछली सर्विस बुक मंगवाई और वो सारी सर्विस काउंट करके देन हिज पे वाज रिफिक्स, एरियर मिले, और जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगी। एक और सरप्राइजिंग मैटर चंडीगढ़ पंचकुला का है। डॉक्टर धनखड़ होते थे सीएमओ, जज्जर थे, डॉक्टर रमेश धनखड़ जी, रमेश धनखड़, बहुत अच्छे आई सुन सर्जन तो लो। तो ही गॉट प्रमोटेड ऑन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, और ये मेरे उसी टाइम से वीरेंद्र भाई साहब जब से जानकार थे तब से जानकार हैं, यानी कि 86 से फैमिली मेम्बर जैसे। तो वो बाई चांस यहीं आए हुए थे फार्म हाउस पे। बोला नरेंद्र देखिए ये मेरी पे फिक्स है, डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज कर दी। ही वॉज प्रमोटेड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, ही ज्वाइंड एट चंडीगढ़। उन्होंने क्या किया, एक हमारा रूल पे के अंदर था, वो 1/6 के बाद तो नहीं था। 1/6 में क्या थी, ऑप्शन, कि आपकी जिस डेट पे प्रमोशन हुई है या तो उसी डेट की ऑप्शन दे दो या अगली इंक्रीमेंट की ऑप्शन दे दो। अब ऑप्शन हमने खत्म, क्यों ऑप्शन लें, इफ इट इज बेनिफिशियल तो जिस दिन उसकी इंक्रीमेंट लगती है उस दिन रिफिक्स कर दो। ठीक है। ये रूल में मैंने डलवाया था पहली बार, दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। रूल 21 ऑफ पे रूल, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें। 1/6 से 31/12/15 तक नहीं था इसलिए डालना पड़ा। अब क्या हुआ डॉक्टर लड़का, मैंने DGHS की ऑफिस की तरफ से पे फिक्सेशन ऑर्डर बना दिया, डेट ऑफ इनकम पढ़ाई रख दी, पे बढ़ती गई उनकी, और उन्होंने जाके वो लेके गए चंडीगढ़। मिस्टर रवि कुमार होते, विजय वो अकाउंटेंट, वो मेरे नो थे, जानते। उन्होंने बता फोगाट साहब ने तैयार किया है, उसने वो रूल देखा, वो बाई चांस मैंने माँ डॉक्टर साहब ये उसका फोटो स्टेट, मैं ये ले जाना उसको, एक को दिखा देना। ने बोला सॉरी डॉक्टर साहब, ये तो हम आज तक जब 16 जब से रूल आए हैं ना, और ये बात है 20-21 की, आज तक जितनी पे फिक्स की हैं सारी गलत करी बैठे। अरे बोला मैं कि सारे डायरेक्ट ट्रीटमेंट में यू आल, ऑल ऑफ देम रिवाइज देयर पीस। और एक सरप्राइजिंग और बताऊंगा मैं, चंडीगढ़ पंचकुला वाला ध्यान से सुन लेना। रीएम्प्लॉयमेंट के बाद 16 के बाद कितने होंगे जो रिटायर हो गए डायरेक्टरेट में, सेक्रेटरीट में, और रीएम्प्लॉयड हो गए। पे तो फिक्स कर ली, लास्ट पे माइनस पेंशन पे फिक्स कर ली, इंक्रीमेंट एक ने भी नहीं ली थी। आई वॉज VC साहब का, आई रेस्पेक्ट दम, एडोरेबल पर्सन, डॉक्टर राजवीर, जिसे वाइस चांसलर MD हुए, पहले सुपू आगे थे। उनका फ़ोन आया मेरे पास रेजिडेंस पर कि जी आपकी सर्विसेज की हमें ज़रूरत है और आप प्लीज़ यहाँ रीअपॉइंटमेंट मतलब री अपॉइंटमेंट पे ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मन तो नहीं करता, बहुत नौकरी कर ली है और सोचूंगा मैं एक हफ्ता। बोला फोगाट साहब गजब चीज़, यही मेरे को अवसर। ये बोला सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत आ जाइए। वहाँ गया, बातचीत देखी, अच्छे आदमी थे, आखिर तक अच्छे थे, एंड आई ज्वाइन देयर। 19 में, फरवरी 19 में ज्वाइन किया। तो मेरी जब इंक्रीमेंट लगी जी 20 में जी, उसकी फोटो कॉपी मेरे जो वहाँ 3 अकाउंट अफसर थे, 3, और बजट कितने का 10 करोड़ का, 3 अकाउंट अफसर, 1 चीफ अकाउंट अफसर, कुमुद, राजेश मलिक और वो सोनीपत वाली लेडी थी, नाम याद भूल गया बेटी का, ये 3 अकाउंट अफसर हैं। तो उनमें से एक ने
वो चंडीगढ़ भेज दी उसकी फोटो कॉपी मेरे इंक्रीमेंट ऑर्डर को। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड स्टन्ड कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरमेंट के बाद एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है। पता ही नहीं था किसी को ना इंक्रीमेंट लानी आओ। फिर 2020 में लगी, 2021 में लगी, 2 इंक्रीमेंट रन की मैंने, दोनों के ऑर्डर भेजे, वहाँ अगली न्यू लग गई। तो ये हाल है लोगों का, नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट के रूल थे ये हमने डलवाए थे, मगर रीएम्प्लॉयमेंट का पहले नहीं था भैया। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट का रूल में नहीं था कि वो ठीक 4.4 में बस उसमें ब्रिटिश लैंग्वेज थी, क्लियर नहीं होता था। हमने एसेस कर लिया, हमें नहीं पता कि ये सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इसमें कवर हो रही है। तो रूल 9 है पे रूल्स का, रूल 9 में हमने डाला पे ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। रूल 10 में सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, हायर पोस्ट पे जाते हो, आईडेंटिटी पर जाते हो सेम स्केल में, तो कैसे पे फिक्स होगी। रूल 11 क्या है, आप हायर पे थे, एक आदमी था मास्टर और उसका एक्साइज में असिस्टेंट का सिलेक्शन हो गया 4200 में, जाके ज्वाइन कर लिया, यानी कि लोअर पे भी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कर सकते, लोअर की कैसे फिक्स होगी। तो ये चीज़ें हमने रूल्स के अंदर स्पेशली डलवाई होती कि एवरीथिंग शैल बी, लेकिन इतनी सिंपल करने के बाद लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ किस्से आप ना टीए बिल पढ़ के नहीं सुनाते रहे हैं। हैं। टीए बिल के किस्से सुनाते हो आप कई बार। टीए बिल के बता दूं एक और थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हाँ जी। जब हम पढ़ते थे, पहले मैं विश्वकर्मा स्कूल में था, आज भी मेरे टीचर्स के नाम याद हैं, उनका चेहरा याद है, उनका सारी चीज़ें। और हम चाहे स्कूल पढ़े, चाहे कॉलेज पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में, टीचर्स को हम ना पढ़े, पेरेंट्स से ज़्यादा रेस्पेक्ट थी। ये दिल से बता रहा हूँ, पेरेंट्स से ज़्यादा वैल्यू। भगवान माना, यदि कोई भगवान है उससे ऊपर मानते थे हम टीचर जी। इतनी इज्जत थी। तो क्या हुआ, अब इसके थे, अब जितना विश्वकर्मा स्कूल के बता दूं, रूपलाल जी ड्राइंग पढ़ाते थे, और चांदराम जी एसएस, शिव कुमार जी, सारे नाम याद है मेरे। भारत स्कूल के याद है, 8वीं 9वीं 10वीं मैंने यहाँ से की थी, 5वीं 6वीं 7वीं की विश्वकर्मा स्कूल रोहतक से, 8वीं 9वीं 10वीं भारत स्कूल से। सरदार जी हमारे होते थे प्रिंसिपल, और ये टीचर शिव कुमार जी, ये सारे याद है मेरे। तो रेस्पेक्ट बहुत करते थे। उसका रीज़न था कि वो पढ़ाते प्यार से थे। आज के दिन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन टुडे। एक गवर्नमेंट का जो स्कूल का जो टीचर है वो पे ले रहा है 70,000 से ऊपर, उसका रिजल्ट आ रहा है 20%, 30%, 40%। प्राइवेट स्कूल में टीचर को सैलरी मिल रही है 25,000, उसका रिजल्ट आ रहा है 100%। वाई? इट इज द रीजन कि जो पढ़ाने वाले थे उनका लेवल। एक और सरप्राइजिंग मैटर बताऊं धर्मांतर जी, कि उन टीचरों को पढ़ाना ही नहीं आता। मैंने ऐसे, अभी भाभी जी आई थी 10 दिन पहले, कोई उनका पेंशन का केस था, बोले कि एक अनपढ़ आदमी को ज़्यादा पता होगा, उसको नहीं पता है क्या है। मैं 4 लाइन इंग्लिश माजी अंग्रेजी इतना लिखनी आती। एसएस भर्ती हुई, पीजीटी प्रमोट हुई, शी कांट डू। ये टीचर्स आज नौकरी भी पूरी कर ली, रिटायरमेंट भी हो गई, सारे काम हो गए, एवरीथिंग। लेकिन जो बच्चों के प्रति था, हमने आप अपने टाइम पे टीचर देखे हमने, वो मेरे बालक वैसे बना पढ़ो, मेरे क्लास का हमको बालक नहीं रहता पढ़े बना, ये एटीट्यूड होता था उन लोगों का। वासुदेव शर्मा जी यहीं पर बालोट में रहते थे,
ड्राइंग टीचर थे हमारे, वो बालोट में रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, दिल्ली पैसेंजर नहीं हुए वो। और रात को हमें पढ़ाते थे शाम को डेली 2 घंटे, 8 बजे से नहीं 7 बजे से 9 बजे तक। फिर याद है मेरे को, जब हमारे हाई स्कूल के मैट्रिक का एग्ज़ाम आया, 8वीं का ही बोर्ड का था भैया हमारे, 5वीं क्लास भी बोर्ड थी, 8वीं का टूट गया था। और 10वीं क्लास में बोर्ड का जब एग्ज़ाम आया, 3 महीने स्कूल में सारी क्लास, जो बड़ा हॉल है इसके साथ जो कमरे थे उनमें रहते थे, उनमें बैठा करते 2.5 घंटे। सारे मैथ का भी टीचर आता, इंग्लिश का भी, एसएस का, सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर आते वहाँ, अपनी अपनी क्लास लेते। ये थे टीचर जिनकी हमने भगवान से ज़्यादा पूजा की। आज का टीचर क्या कर रहा है? हुआ था मेरे गांव का एक कुलीग, मेरा अजीज था, बहुत प्यारा भाई था, वो सीएम दोहरे जा रहा, टक्कर मारना अगले क्या ताई, अब आसन की बजाय रोड की में बदली करवानी है, माँ क्या देने वाले ने उन खेत लग गए। यहाँ सोच खड़ी है टीचर्स की। तो पहले वाले टीचर, मेरे स्टूडेंट पहले, मेरे बच्चे बाद में। आज उल्टा हो गया है, आज बालक भी उनके नहीं है और वह स्कूल वाले भी उनके नहीं है। ये खास बात बता रहा हूँ, ड्यू टू रीज़न कि अब हमारे टीचर्स ने जिन बच्चों का नाश किया है, भगवान उनको सजा दे रहा है, एक एक को दे रहा, बख्शेगा नहीं, ऊपर वाला। तो अब अभी लेटेस्ट में गया था इपा में, मैंने यही कहा था, हर चीज हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, दे एडमिटेड, मैं याद है या नहीं है, दे एडमिटेड। और मेरे को ये पता है मेरी ये सारी चीज़ें, सारी बातें हवा में चली जाएंगी, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि 2-4 का तो फर्क पड़ेगा, 5%, 10% तो किसी को तो असर पड़ेगा। एडमिट कर लेते ओपनली कि हाँ जी ये हमारी कमियां हैं। दूर को पड़ोसी कराएगा, पाकिस्तान का आगे करेंगे तारी, अब बांग्लादेश वाले आएंगे, या तुम पाकिस्तान वालों ने खराब कर दिए, अमेरिका वाले ने खराब कर दिए। लोगों आज लोग पॉलिटिक्स को, राजनीति को, उसको गालियां देते हैं। असली गुनाहगार ये पब्लिक है, फॉर द डाउनग्रेडिंग ऑफ देयर मॉरल वैल्यूज जो उनके हाथ में थी, और हमसे को छोड़ के मैं पे आ गए, इस पे सिमट गए। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई राजनीति घटिया नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी है, सब अपना काम निभा रहे हैं। असली जो गुनाहगार हैं, असली जो कमियां हैं, दे लाई इन द पब्लिक एट द रूट लेवल। और जब तक ये पब्लिक अपने, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को मैं प्रारूप मानता हूं पब्लिक का, इट इज दी प्रारूप, एब्स्ट्रैक्ट रूप में उसका प्रारूप है। जैसी पब्लिक वैसा नेता हैं? नेता भी तो वहीं से आया है, पब्लिक से उसका प्रारूप बता रहा हूँ, वही उसका सपोर्टर है, उन्हीं में से निकल लोग के अच्छे गया। होंगे तो नेता भी अच्छा हो जाएगा, हैं? लोग अच्छे होंगे तो नेता भी अच्छा है। यस। तो जब तक बेस नहीं होगा, आप नींव बढ़िया नहीं होगी, मकान कैसे बढ़िया बना लोगे? तो नींव है पब्लिक, देख लो आप। तो धर्मेंद्र जी, मेरा बार बार यही कहना है कि हमें दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अंदर, अपने पीछे अंदर कोई नहीं झांकता है। दूसरे पर आरोप, पब्लिक क्या कर रही है, उसने गाल बकरे, उसने बकरे, उसने बकरे, और तू क्या कर रहा है? अपने भीतर कोई नहीं झांक रहा। ये है आज की ट्रेजेडी। दूसरों पे आरोप लगाना आसान है, इजी है, कंफर्टेबल है, मैं हो गया साहब गुनाहगार, सारा जमाना गुनाहगार है, मैं साहब, ये सोच लेके चलता है आजकल। दुनिया जाओ बाहर में, मेरा काम फिट चलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। दुनिया पहले, मैं पाछे। जब तक ऐसी मेंटालिटी हम नहीं लेके आएंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। और एक और बता दूं, अच्छे लोग हैं, देखा है मैंने, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, सीआईडी में भी हैं, टीचिंग में भी हैं, म्यूनिसिपल कैडर में भी हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी रह गई है। हमारे टाइम में 5% निकम्मे आदमी होते थे, 90-95% बढ़िया होते थे। आज उल्ट हो गया है प्रोपोर्शन,
90 और 10 पे आ गया है। सेम इज पब्लिक, सेम प्रोपोर्शन इज विद पब्लिक। 90 खराब हो गए, 10 अच्छे रह गए। यस, अच्छे हैं, नहीं तो जग पड़ो हो जाएगी। जब 10 भी ना रहेंगे ना, गया सब काम से, फिनिश्ड। आने जाइए कू करते, कू करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अब भी समय रहते हुए अपने सामाजिक वैल्यूज, अपने बाप दादा के टाइम की, अब मैंने बोर्ड लगाया फार्म हाउस, दादा के नाम का लगाया, दादा परशुराम का। क्यों मेरा, क्यों मेरे बाबू का? अरे उन पूर्वजों के देन है सारी चीज। तो लोग जमीन बेच रहे हैं। एक और कहना चाहूंगा, जमीन धर्मेंद्र सही कहा, जिसने जमीन बेच दी दादा लाई, कुड्डी खत्म होगी, उसकी गारंटी देता हूँ। भारत गांव में देख लो, एक्वायर होना एक अलग चीज है। हाँ, वो तो उसको बस नहीं है आपका, वो इनएविटेबल है, वो आपके कब का नहीं है। लेकिन आपने बेच दी, किसी ने जमीन बेच दी। आप गांव में कितने एग्जांपल दूंगा आपको, उठा के देख लो, कुड्डी खत्म हो जाती है। कुड्डी। और फिर भी कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं। अभी रिसेंटली किया है, एक के बड़का ने धरती बेच दी, न्यू कह उड़ा फलाने जिले में लेंगे जमीन। उनका जमीन अच्छी थी, 20 किले, 20 माता हैं, 5 किले बेच दिए। क्या बगुड़ा ये तो कौन सा हिसार के आसपास है कोई जिला, हमारे दर जाना दे। सुन तो ले। हाँ, फतेहाबाद। फतेहाबाद में देख भी आए, फार्म हाउस बना हुआ था, 15 किले थे, 5 के उड़े 15 मिल रहे थे। और पता नहीं केम स्क्वाड बनाई उनने, फाइनल हो गया। मेरे को वो दिखाई थी वीडियो ना, मैं बहुत अच्छा है भैया जी, सा आ जाएगा, स्वर्ग में साथ हो जाएगा। 15 किले में फार्म हाउस बन जाएगा, और क्या चाहिए। तो क्या हुआ कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। एक मकान खरीद लिया, नई गाड़ी खरीद ली, SUV, सारा जीरो हो गया फिर वो। उसको शौक लग गया मेरे भाई को, जो मेरा दोस्त था बचपन से। और वो चंडीगढ़ गया था किसी काम से, उड़े एक्सपायर, हार्ट अटैक हो गया, झटका लग गया है। महसूस करेगा भी, मेरे को भी नहीं बताई उसने कि मैं महसूस कर रहा हूँ। चेहरे से तो लगता रहा माँ फिर गड़बड़ लग गया, मैंने ना कोई बात है, मैं तू बता नहीं रहा ना, बस सब ठीक है। लेकिन वो डीपली फील कर गया। ये कब किया, 6 महीने भीतर की बता रहा हूँ मैं। जितनी चीजें बता रहा हूँ, देखी हुई, खुद भोगी हुई, जमाने की सुनी ना, कोई बात नहीं करना चाहूंगा। आप टीए के कुछ किस्से बता रहे थे, टीए बिल के कुछ किस्से बता रहे थे। टीए बिल के तो, क्योंकि है ना, तनख्वाह से ज्यादा लोग टीए का होता है कर्मचारी। क्या होता है, इस रूल्स में पहले भी था। अच्छा, टीए रूल्स में पहले भी था। क्या था कि इट शैल बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड या एंश्योर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जी, दैट पेमेंट ऑफ टीए जी, शैल नॉट बी ए सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा। ये रूल में मेंशन है, हाँ पहले भी था, आज भी है जी, और इस टीए का एक एग्जांपल भी दूंगा मैं। जी। 95-98 तक मैं सो रहा PGI में। डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारे पूछे नहीं है। हाँ। तो उनका डिपार्टमेंट ऐसा था कि वो कोर्ट में एविडेंस दिया करते। अच्छा, उनका टीए बिल आ गया मेरे पास कि सिरसा गए ऑन स्कूटर और फरीदाबाद गए ऑन स्कूटर, पलवल गए ऑन स्कूटर, पिछले देख लिए मैंने। अगली जब जर्नी आई, मैंने ME1 वालों को कह दिया, ME1 डील करती है PGI में गस्टेड को, हाँ। माँ भैया इस डॉक्टर की जब भी जर्नी आए ना, सेक्शन JBC, जर्नी बियॉन्ड जुरिसडिक्शन, हाँ। तो आप मेरे को बता दें। वो आ गया डीलिंग एंड मेरे पास। तो मैं यूं कर, इसके ऊपर ऑफिशियली मेरे कमेंट ले ले। उसने वो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लगता है, और क्यों ना SO3 के कमेंट ले लिए जाए। हाँ। मेरे को मार्क करके आ गई फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। मैंने उस पर लिखा बहुत बढ़िया तरीके से, यही रूल कोट किया मैंने कि इट शैल नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2 पे क्या लिखा मैंने कि एक डॉक्टर है, MBBS MS
एमडी कर रखी है उसने, बहुत प्रीसियस है, और वो स्कूटर पे जा रहा है, पलवल भी स्कूटर पे उड़े। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली मैंने पता कर लिया था, वो स्कूटर पे नहीं जा रहा था, हाँ, बस से जा रहा था। हाँ, बस का किराया थोड़ा था और स्कूटर के चार्जेस आने जाने के ज्यादा ज़्यादा बनते। थे। फिर मैंने लिखा, मैंने ये नहीं लिखा यूँ गड़बड़ कर रहा है, नहीं लिखा। और फिर लिखा कि इतनी दूर इसको भेजना उसके डॉक्टर के, फला डॉक्टर के और हमारे कार्यालय के हित में नहीं है, तो इसे एडवाइस जारी की जाए कि वो इस तरह ओन व्हीकल पे, स्कूटर पे जर्नी ना करे। और वो स्कूटर 12 साल पुराना था, काफ़ी ओल्ड मॉडल, जिसका नंबर उभरते थे। SS यादव थे डायरेक्टर, याद आ गया मेरे को। तो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे उन्होंने लिख दिया कि ये जो एडवाइस है, कमेंट्स हैं ऐसो के, ये इग्नोर कर दिए जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। डॉक्टर यादव ने मेरे को बुला लिया, सुपरवादी आवाज जॉइंट डायरेक्टर दैट सुपरवादी। तो यादव बोला, क्या फखर साहब आपने तो गजब लिखा है, मैं तो आए, वो मिलिट्री के थे, मिलिट्री से मेजर पता नहीं क्या रिटायर हुए थे, रीएम्प्लॉयड हो गए थे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर नोटिंग। माजी नहीं तो देख रहे मेरे अफसर ने क्या लिखी है, बोले छोड़ो इसको, ये एटीट्यूड था। फिर उन्होंने उसको वहीं बुलाने के बाद बताऊंगा जो गया। तो ये पीजीआई की हकीकत बताऊंगा, सारी पीजीआई वाले जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अलाउड कर दिया, अलाउड एंड नेसेसरी एडवाइस मे बी इशूड टू डॉक्टर फला फला एज प्रपोज्ड बाय द सेक्शन ऑफिस। ME1 वाला में ये चिट्ठी तो लिखवा दो जी, मतलब चिट्ठी लिखवा दे। एक और डॉक्टर साहब एक काम करना, आप अभी मत इस पर ऑर्डर करने से पहले मैं डॉक्टर वहाँ कंसर्न डॉक्टर को बुला के पूछ लो कि वो वास्तव में गए थे क्या नहीं। उन्होंने कॉल किया, उनसे पूछा कि भैया सच्ची सच बता दे, और ये मैं मान लूँगा कि उन्होंने वास्तव में ही सच बोला डॉक्टर साहब ने। तो मेरे जो वास्तव में जाता बस से हूँ, क्लेम इसका करता। तो वो बोले डॉक्टर यादव डायरेक्टर कि आगे से ऐसा नहीं करना, आगे से आप बस का ही क्लेम करना, एक्चुअल क्लेम करना, ये एडमिट है। फिर उन्होंने वो जाने के बाद, डॉक्टर साहब के जाने के बाद फिर उसको अलाउड किया, और फिर मैंने फिर डीलिंग लगा, फिर उसका लेटर इशू करवाया। एक तो ये था, और एक मामला और था टीए बिल का, नहीं मेडिकल का, पीजीआई का। यस, डायरेक्टर ने एक नोट लिखा हमारे फाइनेंस एडवाइजर को, ये भी डॉक्टर SS यादव थे, कि लाइब्रेरी का जो रिकॉर्ड है उसे में मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है, उसका इंटरनल ऑडिट करवाया जाए। और डायरेक्ट हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर ने बीइंग SO मेरे को मार्क कर दी कि आप इसको कंडक्ट करके रिपोर्ट सबमिट करो। मैं नहीं बता सकता कितनी अहमियत थी। एक जर्नल पीरियोडिक है, मंथली है, वो 8 महीने बाद यदि जर्नल आ रही है जी, तो रद्दी के बराबर है वो। मैंने कहा जनवरी की जनवरी मानी चाहिए, फरवरी की फरवरी में, ताकि डॉक्टर्स उसको पढ़ें और साथ के साथ इक्विप्ड हो जाएं। तो और कई किताबें ऐसी थी जो कि एंटर हो रही रिकॉर्ड बुक एंटर्ड, बट दे वर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ना इश्यूड। यानी कि सप्लायर से किताबों का बिल तो ले लिया, एंट्री भी कर दी, किताब आई ना आई डजंट मैटर। तो ये मैंने सारे पैरे बना करके, मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, पैरे बना करके, और एक पैरे में ये लग जाए, इट इज़ ए क्लियर केस ऑफ एम्बेजलमेंट, नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन नीड टू बी इनिशिएटेड इमीडिएटली अगेंस्ट द लाइब्रेरियन मिस्टर रॉबसन। उनकी फुकाड़ में घास जड़, क्योंकि उनके जो रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव, उसे साडू, वो यूपी के गवर्नर थे। सोच भी नहीं सकता कोई इसे आदमी का हथला देगा। तो फाइनेंशियल मैंने अपनी रिपोर्ट किसको दूंगा, थूपू पर चलूँगा, मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर को दे दी। फाइनेंशियल एडवाइजर ने लिख दिया कि जो एम्बेजलमेंट कह रहा है ये गलत है, और इसके
ऊपर कोई गौर ना किया जाए। मेरी रिपोर्ट वो डॉक्टर एस यादव के पास ही लगी। तो मैडम सुप्रभात दैया भी और एस यादव दोनों थे उस टाइम पे। बोले फोगाट व्हाट इज दिस, कमाल कर दिया तूने तो। मैंने तो यार यूँ सोचा छोटी गड़बड़, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ मिली है। माँ जी और तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा उस FA ने बुला लो एक बार। उसने मेरे को जो धमकाया है, जो ह्यूमिलिएट किया है, मेरे को ही पता है। मेरे को नहीं पता किन कारणों से मेरे को ह्यूमिलिएट किया। मैं बोला उसकी चिंता ना मत करो। तो उस PN को भेज दिया, तभी वो उसको बुला लिया, सामने ही कमरा था। और जो लताड़ पिलाई उसको मैं बता नहीं सकता। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला जी आज के बाद ये गलती नहीं होगी। बोले भाग जाओ यहाँ से। कहाँ सेक्शन ऑफिसर, कहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर। यू सी द डिफरेंस। और सुन लो अब ध्यान से, कोई चार्जशीट नहीं, कोई कुछ नहीं। ही सर्विसेज आर हेयर बाय टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड, सीधी टर्मिनेटेड ऑन माई रिपोर्ट। ही वेंट टू द कोर्ट, हाई कोर्ट तक केस गया। कोर्ट ने बोली ठीक टर्मिनेट करा। क्या कहती 16 ने ऑडिट रिपोर्ट चाह रही मेरी सारे का। कोर्ट में जवाब दो में अलादीन ने, ये देखो जी ऑडिट रिपोर्ट एसओ की। तो इन्होंने बोली लेकिन लीनियंट व्यू लेते हुए इसके परिवार ये पेंशन दे दो। तो सिर्फ पेंशन हमने उसको देनी पड़ी थी, नहीं तो ही बस। बोले हाई कोर्ट तक ने हमारे, उन्होंने उनके गबन बन रहा था उनके ऊपर, कितने की गड़बड़ियां मिल रही थी। वो काटा हमने ग्रेचुटी बात है उसमें। अच्छा, हाँ वी रिकवर्ड दैट अमाउंट लिखा था मैंने जब पेंशन पे भेजे कि जो इसकी रिकवरी है एम्बेसडमेंट की, उसकी वो इसके रिटायरमेंट बेनिफिट कर ली और इसके लिए कंसेंट लो इसकी। गेव दी कंसेंट। तो ये जब चीज़ें होती हैं बड़े ध्यान से देखते हैं। हमारे पास भी प्रेशर आए, प्रलोभन भी आए, ऑफर्स भी आए, लेकिन हमारे लिए क्या था, नंबर 1 पे पब्लिक इंटरेस्ट। डॉक्टर्स हैं, लाइब्रेरी है, यदि वहाँ भी कोई पैसे खाएगा तो पाप है। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसका अंडरलाइंग आइडिया ये था। आज मेरे उसी PGI का हाल क्या है। पहले डॉक्टर सांगवान थे, डॉक्टर रणबीर दैया, डॉक्टर यादव तो थे ही, कितने थे, श्री भगवान शिवाज, कितने लोग थे, बहुत अच्छे थे। पेशेंट केयर का डीपली, जिस तरह मैं कह रहा था ना, टीचर मेरे बच्चे ना पढ़ो लेकिन ये मेरे स्टूडेंट, पेशेंट्स केयर पहले परिवार की बात में सोचते थे। देखा हमने डॉक्टर्स में। आज PGI में क्या है, आई वॉज अशेम्ड। क्या मिला पता है, एक भी डॉक्टर, 2-3 लोग बचे हैं, डॉक्टर ध्रुव जैसे 2-3 हैं सिर्फ, जो कि पेशेंट से कोई पैसा नहीं लेते। और पैसा भी एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मैं बता दूं, जितनी प्रेस्क्रिप्शंस हैं आज आप लोग, उसकी दवाई उसने नहीं मिलेंगे स्टोर में, परचेजर नहीं करने देंगे, वो लेगा होगा मेडिकल स्टोर से, वहाँ मिलेगी 22 रुपये एक टैबलेट। और दिल्ली तो हम परचेज कर लिया करते 3 रुपये की, 4 रुपये की। ये हाल है। एक तो ये दवाई और जितनी प्रेस्क्रिप्शन गई है, और पहले न्यू कहते हैं फलाने दिले का ये भी कहते हैं। और कई जो ठीक से डॉक्टर है, चल किसी से ले ले भाई, कुछ नहीं कहेंगे। मतलब देयर आर सेवरल पर्सन डॉक्टर। और क्या तरीके हैं डॉक्टरों के पैसे कमाई के, PGI में डॉक्टरों की कमाई के और तरीके। और भाई एक तो दवाई हो गया। अभी रुक जाओ, तो शाम को वो जो जिस दुकान पे लेकर आए हैं, शाम को उसका कमीशन पहुंच जाएगा। फिर मशीनरी का है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है जी, एक्सरे की खराब पड़ी है जी, तम क्या ताई वाड़े क्या ताई तनका भजवाड़े थे। बोल के हर चीज खराब पड़ी है। खराब नहीं है, कर रखी है, डिक्लेयर कर दी डॉक्टर कौन, उसने चेक करा गया, चल रहे मैंने की थी चेक। पेडिट्रिक्स में एक मशीन थी जो न्यूली बॉर्न
प्री मैच्योर डिलीवरी में जो बच्चा बॉर्न हो जाता है 7 महीने का 6 का, तो उसको हम उसे टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। वो हमने परचेज की थी और वो आती थी उस टाइम पर 95 22-23 लाख की, बहुत बड़ी चीज़। किसी ने भेज दिया रिक्वायरमेंट कि 2 ये मशीन और चाहिए, पहली खराब हो गई। मैं बाई चांस मैंने सोचा कि बार जाके तो देख ले क्या पोजीशन है, फिजिकली भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने जाके देखा, वह यूज ही 2-3 बार हुई। अच्छा, रीज़न क्या था कि उसकी परचेज में मैन्युफैक्चरर से कमीशन उसकी अजी इतनी बड़ी पड़ी, हम कुछ तो परचेज कर लो आप, उसमें कमीशन मिल रहा था। इतना कमीशन दे दूंगा। जितनी मशीनरी इक्विपमेंट परचेज हो रही है कमीशन के बेस पे हो रही है। कौन ले रहा है, ABCD ले रहा है कोई ना कोई। बोल आपको मैं तो 10 साल रहा हूँ, 95 से 98 और 12 से 17, 10 ईयर्स आई नो इट डीपली। तो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये दो तो हमारा बेस है। दोनों का इस तरह बंटाधार होगा तो होगा क्या हमारा। और इसका जिम्मेवार कोई सरकार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसके जिम्मेवार हमारा ज़मीर है, हमारा भीतर वाला है और हमारी सेल्फिशनेस है, जो कि हमें धर्म के रास्ते से हटा करके जिसके राक्षसों के रास्ते पे भेज रही, धर्म से अधर्म की तरफ भेज रही। तो अभी टाइम है, समय है, अभी हम संभल जाएं और बेहतर करें, अपने आप को ठीक करें। पहले अपने आप को ठीक करो, दूसरों को दोष नहीं देना है। आप ठीक हो के सारी दुनिया ठीक हो जाए, मैं ये कहता हूँ धर्मेंद्र। अच्छा फोगाट साहब, आपने कितने साल नौकरी की टोटल? 6/11/80 से 31 जुलाई 2017 तक। 17 तक मैं वही बता रहा था। फिर जब मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, चंडीगढ़ मैंने ऑन रिक्वेस्ट के SS करनी है। अच्छा, ऑन रिक्वेस्ट चंडीगढ़ गया और डायरेक्टरेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। 2 साल रहा, 2 साल में ही इससे अंदाज़ा लगा लिया। तो वहाँ पर क्या था, एक दिन बैठे थे ब्रांच में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज मोरथल नया खुला था 1988 में। तो उन्होंने ऑल HODs को सर्कुलर भेजा हुआ था कि जो क्लर्क इतनी ग्रेजुएट हों और 5 साल की सर्विस करते हों और एबिलिटी टू रीड एंड राइट अच्छी, वो अप्लाई कर दें असिस्टेंट के लिए। ओके। तो मैं यार मैं भी कर दूँ, मैंने वो अप्लाई कर दिया। इतने SS की ट्रेनिंग हमारी चल ही रही थी, बल्कि वो पूरी हुई ट्रेनिंग 87 में फरवरी में। तो और फिर ये एप्लीकेशन आ गई, आई वॉज सेलेक्टेड। जब मैं क्लर्क था मेरी 990 रुपये पे थी और सीधी उस टाइम पर असिस्टेंट का होता था 1400 का स्केल, 1400-2600 का। तो 990 से 1400 बेसिक पे हुई थी। तो पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी? पहली तनख्वाह मिली थी भैया, उस टाइम पर क्लर्क था, कर का स्केल था 400-660 का, 460 रुपये 70 रुपये मिले, 460 या 460। अब भी क्लर्कों का स्केल तो कम ही है, उनके साथ वालों का बड़ा है। एक और क्लर्कों को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कैडर। मिनिस्टर कैडर मंत्री के बाद किसी की एफिशिएंट को पकड़ थी तो मिनिस्ट्रियल कैडर की, इसलिए इसको क्या बोलते थे, मिनिस्ट्रियल कैडर। मंत्री या क्लर्क, बस 2 ही मानस और कोई नहीं। उसका रीज़न था, मेरे जो सीनियर्स थे वो स्टडी किया करते लिखने से पहले, और एक बार टाइप कर दिया भैया चीज़ ठीक नहीं है, लाइन दोबारा टाइप। रेमिंगटन की टाइप राइटर होती थी, अब तो हम कंप्यूटर पे कर देते हैं, उसी पे एडिट कर देते हैं। एक एक लेटर को लिखने से पहले 10-10 बार पढ़ के उसको लेटर लिखते थे हम। आज FD के लेटर ऐसे देखता हूँ आप सोच ही नहीं सकते। ACS फलाना हरियाणा, चंडीगढ़ भी, पंचकुला भी ना लिख रहे, छोड़ गए, क्योंकि वो बाबू बैठे हैं आउटसोर्सिंग के, उन्हें जीसा है लिख दिया और उन्हें घूंगी मार दी। आप देख लो कितने लेटर, किसी लेटर को चंडीगढ़ पंचकुला भी लिख के पास जाता। तो
ये चीज़ें रही हैं धर्मेंद्र। आपके पास लोग आते होंगे अपनी ग्रीवेंसेज लेके सरकारी दाव पेच की? ग्रीवेंस की एक हफ्ते में 7-8 बंदे आ जाते हैं, आ जाते हैं, एवरेज डेली की 1-2 की रहती है। एक दो। और अभी जो लेटेस्ट आई थी, ये जो डॉक्टर बता रहा था मैं, इनका जो पे आज तक सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी ट्रीट नहीं किया। कब से कब 21 और कब सस्पेंड बताया था मैंने? 16 में 14। 7 साल का सस्पेंशन पीरियड, 14 से 21 में, और 24 में रिटायर हो गए। तो वो जब रिवाइज पे की, सरप्राइजिंगली वो 77,000 कुछ पे रिटायर हुए हैं। और उनकी पे कितनी हुई है रिवाइज पता है रिटायरमेंट पे? कितनी? 1,24,000। कितना एरियर बनेगा? और उसका फिर ब्याज? अरु का ब्याज 7 साल का, वो कौन भरेगा? वो एक महीने का 1 लाख रुपए जाएगा। कौन भरेगा वो? मैंने कह मेरा कौन भरेगा? जो एट फॉल्ट होगा ऑफिसर, ऑफिशियल एट फॉल्ट, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है ये, उसको भरना पड़े। और फिर और हमारे रूल कहते हैं कि जिस दिन बंदा रिटायर हो रहा है, पीपी ऑर्डर उसके हाथ में होना चाहिए उस शाम को। अच्छा, रूल में मेंशन है। रिटायर हो रहा है उस दिन लीव एनकैशमेंट, जीपीएफ सब कुछ उस दिन उसको मिलना चाहिए, बाद में नहीं। क्योंकि ये उसकी पूरी लाइफ की कमाई है, जो कि उसके रिटायरमेंट के लिए एक मुफ्त दे रहे हैं हम। महीने की तो पेंशन, फैमिली वो पेंशन जाएगी। तो टोटल क्लेम उसका 1.25 करोड़ के आसपास तो पे का। और ये जो पेंशन का एरियर है, पेंशन की जो अमाउंट्स हैं, ग्रेच्युटी 20 लाख, कम्यूटेशन 32 लाख, ठीक है। और लीव मैनेजमेंट एंड कैशमेंट है उनकी 300 दिन की, यानी कि 30 लाख की तबाह ला लो, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर हो, यानी 2 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट मिलने हैं। अच्छा, आपके पढ़ाए हुए, ये कल का केस है, कल का। आपके पढ़ाए हुए कितने क्लर्क एसओ बन चुके हैं? चीफ अकाउंट ऑफिसर बन चुके हैं। अच्छा, दिनेश चीफ बन लिया है, मनोज है या फाइनेंशियल एडवाइजर, वो मेरी जगह आज मेरा स्टूडेंट है। अब भी पढ़ाते हो ना आप? अरे भैया मैं तो पढ़ाना छोड़ दूँ, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट ने छोड़ने दे। कितनी उम्र होगी फोगाट साहब? 4/7/59 का बर्थ है, यानी कि आई हैव कंप्लीटेड 65 ईयर्स। 65। और पढ़ाई रहे हो, पढ़ाते ही रहोगे? डेली शाम को भैया 7 बजे से 8:30 तक ऑनलाइन, क्योंकि जब से कोरोना लगा है और ऑनलाइन में मेरी मेहनत तो बढ़ गई है। पहले तो ऑफलाइन में क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे करवाया नेफराम। अब मेरे को, अब मान लिया कोई स्टूडेंट नहीं आ पाया, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ कॉल की, इसकी क्लास की, और उस स्टूडेंट को भेज भी देता हूँ अगले दिन। अच्छा। और बैच के अंदर आज जितने प्रैक्टिकल करवाए हैं उनका सॉल्यूशन इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ तैयार करके तुरंत बैच में डाल देते। ये मेहनत बढ़ गई है। ओ, हिम्मत का काम करते हो आप। हिम्मत का नहीं है, आत्मा कहती है यार किसी का कोई तो किसी को तो फायदा हो जाए, यानी कि एक नॉलेज है, उसका फायदा यही है कि कलर को सीधा ऐसा बनाना है। इट इज डिवोशन टू सोसाइटी या गिफ्ट फॉर द सोसाइटी। और एक खास चीज़ हो रहा है कि कल की जो क्लास आप रिकॉर्डिंग देखना, यह थी अपनी क्लास 1.5 घंटे, कल 8:45 बजे तक चली थी, 2.25 घंटे की। तो 1 घंटा तो मैंने पढ़ाया है और 1.25 घंटा क्या दिया है, दीज मॉरल। और उनको तो ये भी कहा बेचारे स्टूडेंट्स को कि मेरे को पता है कि सारे ऊपर का जाएगी, लेकिन इस उम्मीद में कह रहा हूँ तुम्हें, यूं का यूं कि 5-7 का 10 मुझ में आ जाएगी, उसको तो असर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे नरेंद्र फोगाट जी, सरकारी बाबू की, इनको भीष्म पितामह कहा जाता है हरियाणा में। और इनके पढ़ाए हुए पता नहीं कितने लोग एसओ, चीफ अकाउंट ऑफिसर बन चुके हैं। और ये बालोट गांव में रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। अभी बाग लगा रहे हो आप? यस। तो अब 2-3 साल बाद तो हमें फल खाने को मिल जाएंगे यहाँ पे। धर्मेंद्र, आपको 1 साल के बाद, अच्छा। और 2 भी नहीं होने दूंगा। ये चाहे मेरे को कलकत्ता से लाने पड़े भी, चाहे
यूपी से। बच्चे क्या करते हैं आपके? बस ऊपर वाले की, यही तो मैं कह रहा था धर्मेंद्र, कि ऊपर वाले की नेक नियत गजब रही है। बड़ी बिटिया पारुल IIT रुड़की से बीटेक करके उसने 2 साल जॉब किया, क्योंकि US के अंदर जो MTech है वो वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। ओके। उसको पता था, तो जॉब किया उसने। पहले पोस्टिंग आ रही थी जर्मनी की, माँ बेटे नहीं देंगे, उनको बोल दो हम नहीं ज्वाइन करते, इंडिया में मिलेगी फिर उसको। 2 साल उसने जॉब किया। देन तब उसने डूरहम यूनिवर्सिटी USA से MBA किया। जब MBA पास आउट से 6 महीने पहले ही उसके पास 14 फर्मों के ऑफर थे। ये फर्म छांट लेता हूँ से बढ़िया। तो वो US से और हमारा जो दामाद है वो भी वहीं से MBA कर रहा था, उसका भी USA में ज्वाइनिंग होगी, और दोनों के 40,000 पर मंथ सैलरी है। डॉलर $40,000। फिर उसके बाद विवेक है बेटा, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में डिस्ट्रिक्ट का वो है ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अच्छा। ऑफ चरखी दादरी। अच्छा। चरखी, और उसकी मिसेज बिटिया रितु वो अपने डेंटल कॉलेज में PGI में डॉक्टर है। और एक पोता है अपना बड़ा प्यारा, वो अपना इसमें स्कूल है श्री राम पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, यहीं पढ़ रहा तो है। जिंदगी बढ़िया गुजर रही है आपकी। और हाँ, छोटा रह गया अच्छा। विशाल, बता दूं 2 मिनट। हाँ हाँ। विशाल का क्या हुआ दोस्तों कि उसका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के। छोरा बड़ा राजी हो रहा, मैं भीतर कुटर मैं यूँ इतना मीक एंड जनरल है, ना रिश्वत ले सकता ना और कुछ कर सकता। और पुलिस में यदि कोई रिश्वत नहीं लेगा तो वो आउटडेटेड हो जाए। और 24 घंटे की नौकरी, डिवोशन टू ड्यूटी तो ये करेगा ही करेगा। मैं परिवार, फैमिली, वाइफ, मैं बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं एक दिन बोला, माँ बेटे तू ये ज्वाइन मत कर। मेडिकल करवा लिया हमने, सारे टेस्ट करवा लिए, सिर्फ जो लास्ट बुक सेट आता है जब इसमें फिट हो जाए ना, फिजिकल भी हो गया था, करेक्टर एंटीसीडेंट्स के फॉर्म आ गए। माँ बेटे ये पढ़ के मत भेज। बोले पापा जी 40 लाख का रेट चल रहा है, लोग ले आन रहे हैं सब इंस्पेक्टर ताई। बोले आप नाट रहे हो। माँ बेटे रहने दे, मार इसके, मैं चाहे करोड़ देते हूँ, तू तो देने की करे, हमने करोड़ देते हो जब बिना ज्वाइन करवाऊँ। बोले फिर? बोला माँ बेटे तू रिजाइन कर, अब तेरे 2 साल की नौकरी होगी, जोमेटो में नौकरी कर रहा था वो। अच्छा। होगी, माई तू तैयारी कर। उसने भैया 6 महीने कंपटीशन की तैयारी की, यही MTech की, पूरे वर्ल्ड का जो इंस्टीट्यूट है। और उसकी RIT न्यूयॉर्क में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, वहाँ चला गया वो। 60 लाख बताऊं तो था, वो विशाल का है तो बता रहा था। बढ़िया फोगाट साहब। तो और अब सुन ले, पास आउट से पहले ही अमेजोन का ऑफर आ गया, कैलिफोर्निया में ज्वाइन कर लिया। और एक अभिलेषा और थी, हमारे यहाँ के जाट हैं, कहने के जाट, असली जो जाट है वो पंजाब में है, जट से। मैं यार हम तो उड़े पैदा होने चाहिए थे। बाई चांस जब इसका पास आउट पर गए तो मैं एक सरदारों की लड़की थी, वो ओढ़ के लिए आए हैं। पसंद आया, खटक गया ना मेरा उड़े। माँ बेटे ये कौन लड़की है? मेरा पापा नाम का तो मैंने बेरा नहीं, पर है और MBA किया, MTech की हमारे साथ ही। फिर उसके पेरेंट्स का पता कराया, उनका कराया, फिर विशाल को कही मैं बेटे एक बार बात करके देख ले, मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो जाए तो। फिर बेटी ने अपने पेरेंट्स से करी, फिर मेरी फ़ोन पर जोगिंदर से बात हुई, वो अमृतसर रहते हैं, पेरेंट्स अमृतसर रहते हैं। तो माँ भाषा आ जाओ एक दिन फिटन ताई, तो वो आगे जोगिंदर सिंह जी आ, एक दिन नाम होया ही उड़ा। और अब दोनों की शादी फिक्स कर दी है, 9-10 दिसंबर को उसकी मैरिज। चलो बहुत बढ़िया जी, आपको फोगाट साहब बधाई हो। ऊपर वाले का हम तो धन्यवाद करते हैं, नेचर का। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अब तो चक्कर लगते रहेंगे आपके पास हैं। मोस्ट वेलकम धर्मेंद्र एट एनी टाइम। ठीक है सर, नमस्ते जी। थैंक यू।